हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करते हैं मौर्यकालीन भारत के बारे में। मौर्य काल में समाज की स्थिति क्या थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, जाति व्यवस्था क्या थी, मनोरंजन के साधन क्या थे, व्यापार, आर्थिक स्थिति कैसी थी, दास प्रथा थी या नहीं थी, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर उपलब्ध हो जाए। चलिए बात करते हैं मौर्यकालीन भारत के बारे में। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्रोत उपलब्ध है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, साथ ही कई अन्य विदेशी विद्वानों के वृत्तांत और जूनागढ़ का अभिलेख जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखा गया। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि अशोक की अभिलेख है। कई सारा वृत्तांत हमारे पास उपलब्ध है। मौर्यकालीन समाज, कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ये कहता है कि वर्ण संकर जातियां भी उस समय बनी थी। ये 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर जातियां। कौटिल्य ने कहा है कि राजा का परम धर्म है कि वह वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करे। इसका मतलब यह है कि जो जाति व्यवस्था थी उस समय भी कठोर थी। ब्राह्मणों का समाज में विशिष्ट स्थान था। राजा के पुरोहित, कानून मंत्री अधिकांश इसी वर्ग से नियुक्त होते थे। ब्राह्मण समाज का बौद्धिक और सामाजिक नेतृत्व करते थे। इन ब्राह्मणों को, राजा के शिक्षकों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को दान में भूमि दी जाती थी। इस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था और ये कर मुक्त होती थी। जो ब्रह्मदेय भूमि थी वह कर मुक्त होती थी। आगे अब थोड़ा सा हम इसमें क्षत्रिय और वैश्यों के बारे में, तो सामान्यतः जो है ही कि उन्हें वैश्यों को व्यापार करना होता था, क्षत्रियों को राजधर्म युद्ध कला में रहना था। कि शूद्रों के बारे में वह कहता है शिल्पकला और सेवा वृत्ति के अतिरिक्त शूद्रों को इस समय कृषि कार्य, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी गई थी। अर्थशास्त्र में एक और परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है कि शूद्रों को इस समय आर्य कहा गया था। आर्य मलेच्छ से भिन्न थे और आर्य शूद्रों को दास नहीं बनाया जा सकता था। यद्यपि मलेच्छों में संतान को बेचना और खरीदना दोष नहीं था, अर्थात मलेच्छ से दास बनाए जा सकते थे। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने जो है वर्ण संकर जातियों का उल्लेख किया है। ये वर्ण संकर जातियां कौन कौन सी हैं? विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुई जातियों को वर्ण संकर जातियां कहा गया। और इन वर्ण संकर जातियों का जो उल्लेख हुए हैं अंबष्ट, निषाद, पाराशव, रथकार, छत्ता, वैदेयक, मागध, सूत, पुल्लकस, वेण, चांडाल, स्वपाक आदि, ये सारी जो है वर्ण संकर जातियां थी। कौटिल्य ने चांडालों के अतिरिक्त सभी वर्ण संकर जातियों को शूद्र माना है। इसके अतिरिक्त तंतुआय, जुलाहे, रजक, धोबी, दर्जी, सुनार, लोहार, बढ़ई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग जाति का रूप धारण कर चुके थे और अर्थशास्त्र में इन सब को शूद्रों के अंतर्गत रखा गया था। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकार का उल्लेख है जो कि शूद्र के अंतर्गत माहित थे। मेगास्थनीज की इंडिका है, उसमें जाति प्रथा की कठोरता का उल्लेख किया गया है कि कोई भी अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकता था, नहीं कोई दूसरी जाति के व्यवसाय को अपना सकता था। ब्राह्मणों के लिए
आपात स्थिति में क्षत्रिय और वैश्य का व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी गई थी। मेगास्थनीज ने भारत में कितनी जातियां बताई? 7 जातियां बताई। पहली दार्शनिक, दूसरी किसान, तीसरी अहीर कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने जो ब्राह्मणों के दार्शनिक वर्ग बताया उसको 2 जातियों में बांटा, एक ब्राह्मण और दूसरा श्रमण। ब्राह्मण 37 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करता था। ब्राह्मणों की वृत्ति के संबंध में मेगास्थनीज लिखता है कि यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया तथा अन्य धार्मिक कृत्य करवाने के बदले उन्हें बहुमूल्य दक्षिणाएं मिलती थी। दूसरी जाति थी श्रमण। ब्राह्मण वो थे जो वनों में रहते थे, कंदमूल, फल आदि से अपनी जीविका चलाते थे। अब आगे देखते परिवार में स्त्रियों की स्थिति। इस काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति में स्मृति काल के अपेक्षा सुधार मिलता है। पुनर्विवाह की उन्हें अनुमति दे दी गई थी, नियोग की अनुमति थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा बौद्ध व जैन अनुश्रुतियों में सती प्रथा का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। घरों की स्त्रियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। कौटिल्य ने उन्हें अनिष्कासिनी कहा है। गणिका या वैश्याएं। मौर्य युग में बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती थी जो विवाह नहीं करती थी और वैश्यावृत्ति कर अपना जीवन व्यतीत करती थी। इन्हें गणिका कहा जाता था। राजा का मनोरंजन करती थी। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। इनसे राज्य को बहुत आय होती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष द्वारा किया जाता था, जो कि एक राजपुरुष होता था, और बहुत सारी गणिकाएं गुप्तचर का कार्य भी करती थी। इस तरह का जीवन नट, नर्तक, गायक, वादक, तमाशा दिखाने वाले, रस्सी पर नाचने वाले, मदारी नगरों में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। खूब चहल पहल होती थी नगरों में। मनोरंजन के साधन क्या थे? मौर्य काल में मनोरंजन के साधन थे 3। एक था समाज, दूसरा विहार यात्राएं और तीसरा था प्रवहन। समाज क्या था? समाज में लोग क्या करते थे? सुरापान करते थे, मांस भक्षण करते थे, मल्ल युद्ध करते थे और इस तरह से अपना मनोरंजन करते थे। जिसे विहार यात्राएं। विहार यात्राएं क्या थी? इनमें मृगया या सुरापान की प्रधानता रहती थी। अशोक ने विहार यात्राओं को बंद करवा दिया था। इनके स्थान पर उसने धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी। तीसरा था प्रवहन। प्रवहन भी एक प्रकार से सामूहिक समारोह थे। इसमें भोज्य एवं पेय पदार्थों की प्रचुरता रहती थी। आते हैं मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था पर। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है, अर्थात वृत्ति का साधन। मेगास्थनीज इस बात का भी उल्लेख करता है, अनेक शत्रु अपनी भूमि पर काम करते हुए किसान वर्ग को हानि नहीं पहुंचाता था, क्योंकि यह वर्ग सर्वसाधारण के लिए हितकारी माना जाता था। कृषि भूमि में जो है राजकीय भूमि भी थी और निजी भूमि भी थी। राजकीय भूमि पर कैदियों, दासों और कर्मकारों के द्वारा जुताई बुआई की जाती थी। निजी भूमि व्यक्ति स्वयं करता था और उसके बदले राज्य को कर देना होता था। मेगास्थनीज, स्ट्राबो, एरियन आदि यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की थी। वे राजा के लिए खेती करते थे और 1/4 भाग राजा को लगान में देते थे। कौटिल्य के अनुसार राजकीय भूमि पर यदि वह अपने बीज, बैल और हथियार लाएं तो उनको 1/2 हिस्सा अपनी उपज का मिलता था। लेकिन यदि राजा द्वारा ही बीज, बैल और हथियार दिए जाते थे तो उनको उपज का 1/3 या 1/4 भाग ही प्राप्त होता था। इसके अतिरिक्त कौटिल्य यह भी कहता है कि गृहपतियों या अन्य कृषकों की निजी भूमि होती थी,
जिस पर वे खेती करते थे और उसका एक भाग राजा को देते थे। यह भाग 1/6 या 1/4 हो सकता था। कृषकों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। वह अधिकारी था समाहर्ता स्थानिक तथा गोप, जो गांव में भूमि तथा अन्य प्रकार की संपत्ति के आंकड़े तथा लेख का रखते थे। राज्य की भूमि से होने वाली आय को सीता कहा जाता था और उस आय की जो व्यवस्था करता था अधिकारी था, उस अधिकारी का नाम सीताध्यक्ष था। सिंचाई व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती थी। कुएं तालाब खुदवाए जाते थे। देखो सूर में सुदर्शन झील का निर्माण भी मौर्यों के द्वारा किया गया था। सिंचाई के लिए राज्य को अलग से कर देना पड़ता था। यह उपज का 1/5 या 1/3 भाग हो सकता था। प्रदेश एवं चारागाह, दो प्रकार के वन प्रदेश थे। एक था हस्ती वन और दूसरा था द्रव्य वन। हस्ती वन में हाथी रहते थे और द्रव्य वन में अनेक प्रकार की लकड़ी तथा लोहा तांबा इत्यादि धातुएं प्राप्त होती थी। कारखानों में बनी वस्तुएं पण्याध्यक्ष के नियंत्रणों से बाजार में बेची जाती थी। कारखाने ने शिल्पियों को चौथी जाति माना है। उसके अनुसार उनमें से कुछ राज्य को कर देते थे और कुछ जो है नियमित सेवाएं भी करते थे। मेगास्थनीज ने जहाज बनाने वाले, कवच तथा आयुधों का निर्माण करने वाले तथा खेती के लिए अनेक प्रकार के औजार बनाने वालों का उल्लेख किया है। वस्त्र उद्योग भी राज्य द्वारा संचालित होता था। उद्योग सूत कातने और बुनने का था। ऊन, रेशे, कपास, शण, छोम और रेशम सूत कातने के लिए प्रयुक्त होते थे। अर्थशास्त्र में पता चलता है कि काशी, वंग, पुंड्र, कलिंग, मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। काशी और पुंड्र में रेशमी कपड़े भी बनते थे। प्राचीन काल में वंग का मलमल विश्वविख्यात था। चीन पट का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। इससे पता चलता है कि रेशम चीन से आता था। धातु का काम, खानों से कच्ची धातु निकालने, उसे गलाने, शुद्ध करने और लचीला बनाने की क्रिया की अच्छी जानकारी थी। मेगास्थनीज ने भारत में अनेक प्रकार की धातुओं का उल्लेख किया है। सोना, चांदी, तांबा आदि जो है उस समय यहाँ पर खानों से निकाले जाते थे। सोने और चांदी के अनेक प्रकार के आभूषण और सिक्के जो है स्वर्णाध्यक्ष व लवणाध्यक्ष के निरीक्षण में बनते थे। और लोहाध्यक्ष के निरीक्षण में क्या बनते थे? युद्ध के हथियार तथा कृषि के उपकरण। मणिमुक्ताओं का उपयोग समृद्ध परिवारों के द्वारा होता था। मोतियों को अनेक लड़ियों में पिरोकर हार बनाए जाते थे और उन्हें गले में पहना जाता था। इन उद्योगों के अतिरिक्त हाथी दांत की वस्तुएं भी बनाई जाती थी। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। पशुओं की खाल से जूते बनाने या ढाल, युद्ध के लिए ढाल बनाने का कार्य भी इस समय होता था। और नियार्कस ने लिखा है कि भारतीय जो है श्वेत रंग के जूते पहनते थे जो कि बहुत ही सुंदर होते थे। एरियन ने समृद्ध परिवारों द्वारा हाथी दांत के कर्णाभूषणों का उल्लेख किया है। तराशने और उस पर पॉलिश करने का कार्य भी इस समय होता था और यह विकसित अवस्था में था। अब व्यापार की स्थिति देखिए। उस और जल मार्ग दोनों थे। स्थल मार्ग निर्माण का जो अधिकारी था उसे एग्रोनोमोई कहा गया था। ये सड़कों की देखरेख करते थे और प्रत्येक 10 स्टेडिया की दूरी पर एक स्तंभ होता था, जिसे हम आज के समय में माइलस्टोन कह सकते हैं। साम्राज्य के राजमार्गों में उत्तर पश्चिम से पाटलिपुत्र को मिलाने वाला राजमार्ग था। मेगास्थनीज के अनुसार इसकी लंबाई 1300 मील थी, जो कि आगे ताम्रलिप्ति या ताम्रलूक तक जाता था। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई राजमार्ग थे और मुख्य राजमार्ग यही था। पश्चिमी तट पर पोरा एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति दूसरा पूर्वी तट का बंदरगाह था, जहाँ से श्रीलंका जाते थे।
व्यापारियों को यातायात और सुरक्षा की सुविधाएं प्राप्त होती थी। यदि मार्ग में व्यापारियों का नुकसान हो जाए तो राज्य उसकी क्षतिपूर्ति करता था। इसके बदले व्यापारी राज्य को कर देते थे। को हाथी दांत, कछुए, सीपियां, मोती, रंग, नील और बहुमूल्य लकड़ी निर्यात होती थी। व्यापारियों को आदेश था कि पुराना माल संस्थाध्यक्ष की अनुमति के बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही बंधक रखा जा सकता है। माप और तोल प्रति 4 महीने में निरीक्षण होता था और इसके निश्चित देशज वस्तुओं पर 4% और आयातित वस्तुओं पर 10% लाभ कमाया जा सकता है। मैगस्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। के अनुसार दास प्रथा भारत में नहीं थी। मैगस्थनीज लिखता है कि सभी भारतीय समान हैं और उनमें कोई दास नहीं है। डायोडोरस कहता है कानून के अनुसार कोई भी किसी भी परिस्थिति में दास नहीं हो सकता है। और मैगस्थनीज को ही उद्धृत करते हुए स्ट्राबो कहता है कि भारतीयों में किसी ने अपनी सेवा में दास नहीं रखे। और साथ में ही स्ट्राबो ये कहता है क्योंकि भारतीय दास नहीं रखते थे इसलिए उन्हें अधिक संतानों की आवश्यकता होती थी। प्रकार के दासों का उल्लेख त्रिपिटक में किया गया है। कौटिल्य ने दासों के 9 प्रकार बताए हैं। उसने एक स्थान पर लिखा है न त्वेवार्यस्य दास भाव, अर्थात आर्यों को दास नहीं बनाया जा सकता है। अर्थशास्त्र के अनुसार सही अर्थों में केवल बर्बर मलेच्छ ही जो वर्ण से बाहर थे तथा अनार्य समाज के सदस्य ही स्थायी रूप से दास बनाए जा सकते थे। और कौटिल्य के विवरणों से यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कृषि कार्य में, खानों में, कारखानों में और सुरक्षा प्रबंधों में दास तथा दासियों का प्रयोग होता था। गणिकाओं के प्रशिक्षण और उन्हें ललित कलाओं में निपुण बनाने के कारण गणिकाएं राज्य के नियंत्रण में होती थी और उनकी आमदनी एवं संपत्ति पर राज्य का अधिकार होता था। यदि वैश्याएं राज्य से मुक्ति पाना चाहती थी तो उन्हें जो उन पर व्यय किया गया है उसका 24 गुना धन देना पड़ता था, जो कि असंभव था। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे प्रशासन।